तो फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो सम्राट की ये चौथी सभा है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब टॉपिक्स पे जो सवाल बने उसमें एक सवाल बना जो बार 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 यूपीपीएससी और यूपीएससी द्वारा पूछा जाता है। इट्स फेवरेट, एमएसएमई। तो सोचा फिर एमएसएमई को ऐसा पढ़ाएं, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ऐसा पढ़ेंगे कि इसके बाद एमएसएमई पे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीट आर्गूमेंट, बीट एग्जाम्पल, बीट इनोवेशन, कंक्लूजन, इंट्रो। बिना समय गंवाए आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू में कैसे पूछा है, और फिर आप लिखेंगे सवाल। आज आपको मैं दूंगा सीधे 10 मिनट, 8 मिनट लगभग। जम के लिखिए मस्ती से, फिर करेंगे चर्चा। देखिए पीवाईक्यू वगैरह, आप स्क्रीन शेयर करता हूँ, अलर्ट हो जाइए। म्यूट रखेंगे आप सब लोग अपने आप को एज यूजुअल। तो मित्रों, यूपीपीसीएस ने साल 2018 में ये सवाल पूछा, उतना रिलेवेंट नहीं। 2018 में ही उसने एमएसएमई पे सवाल पूछा। एमएसएमई आर द ड्राइवर ऑफ, ये अपनी शोध श्रृंखला जो है पीवाईक्यू का, उसका हिस्सा है, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ पीवाईक्यू, आपको रेफर कर सकते हो। एमएसएमई आर द ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोलिफरेशन इन इंडिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। फिर उसने पूछा यही क्षेत्रीय असमानता वगैरह, गरीबी वगैरह। यूपीएससी ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एमएसएमई को लेकर के 3-4 सवाल पूछे हैं अलग अलग सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे स्नेहल मैडम ने उस दिन एक क्वेश्चन कराया था और हमने चर्चा भी की थी, तो बेटर हो कि मैं एमएसएमई पे करा दूं। और एमएसएमई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न सिर्फ चर्चा में बहुत ज़्यादा है, भारत में भारत की ज़रूरत है, बल्कि वो पूछता ही पूछता है कहीं ना कहीं। तो इसी पीवाईक्यू को, आप लोग कह रहे थे पीवाईक्यू भी कराया कीजिए, तो पीवाईक्यू और फ्रेश क्वेश्चन मिक्स कराते थे, आज सीधे पीवाईक्यू ही कराएंगे। और इससे मिलता जुलता एमएसएमई पे कुछ भी पूछे आप आराम से कर पाएंगे। तो सवाल है कि भारत में एमएसएमई जो है वो रोजगार समृद्धि, यानी कि रोजगार जहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा ड्राइवर है। तो इसी पर आपको क्या करना है, परीक्षण। अप्रोच क्या होगा बता देता हूँ ताकि आप लिख सकें। इस क्वेश्चन का अप्रोच होगा तीनों: डेटा, कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस और डेफिनेशन। तो उसमें डेटा की प्रधानता ज़्यादा रखिए। इंट्रोडक्शन में बताइए आप उसको कि एमएसएमई भारत में किस तरह से 24 से ज़्यादा करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है उसमें मैंने डेटा बहुत भर भर के डाला है कि भारत में 24 से ज़्यादा करोड़ लोगों को रोजगार देता है, 45% एक्सपोर्ट में योगदान है, तथा एक बड़ा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई में कार्यरत है। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 2 डायमेंशन इसमें बनेंगे। पहला डायमेंशन बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। दूसरा डायमेंशन बनेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, रोजगार के लिए। तो पहला हेडिंग डालोगे इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो लोग नहीं जान पाते हैं कैसे पॉइंट जनरेट करना, उनको बता दूं, जो कीवर्ड लिखा होता है क्वेश्चन में, उसी कीवर्ड को आधार बना करके आपको हेडिंग डालना होता है। तो ये महत्वपूर्ण है आर्थिक प्रगति के लिए। तो पहला डायमेंशन, इंट्रोडक्शन के बाद सीधा जो पहला डायमेंशन बनेगा वो बनेगा आर्थिक विकास हेतु महत्व, या आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधा वहीं हेडिंग डाल देना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है वो दूसरी जगह ढूंढने नहीं जाएगा, सीधा सीधा दिख जाएगा तो उसको लगेगा हाँ भैया आपने डिमांड फुलफिल की है। और दूसरा डायमेंशन एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद में अगर 12 नंबर में सवाल है तो इसका चैलेंजेज और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी लिखिए, वे फॉरवर्ड भी लिखिए। अगर 8 नंबर में है तो ये इतना लिखने के बाद में एक आप बना दीजिए चैलेंजेस क्या है, और फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन एक साथ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 8 नंबर में समय नहीं रहेगा आपके पास ज़्यादा। ये क्वेश्चन है 12 नंबर का, इसलिए आपको चैलेंज भी लिखना है, आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना है।
आपका समय शुरू होता है अब। तो मित्रों शुरू कीजिए। लिख लिया? हो गया मित्रों? कितने लोगों ने लिखा? फाइन, कंक्लूजन रह गया है सर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अगली बार से स्पीड बढ़ाइएगा। अब सवाल है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है वो भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इसका करियर है। मैं आपको इंट्रो बताता हूँ और फिर बाद में इसको बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट में परीक्षण करें, एग्जामिन करें। जब एग्जामिन करने की बात आएगी तब आप पूरी तरीके से क्लिनिकल एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है आप ये भी बताएंगे, लेकिन साथ साथ में किस तरीके से पूरा पोटेंशियल, अपना फुल फ्लेज पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, रीप नहीं कर पा रहा है, ये भी बताएंगे। आप बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर मैं इंट्रोडक्शन में बताऊं तो भाई 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का। एमएसएमई कंट्रीब्यूट 30% इन इंडियन जीडीपी। 45% टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें 45% कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का। और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें 33% का कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का। अराउंड 6 करोड़ एमएसएमई मिल करके 24 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाती हैं इंडियन इकोनॉमी में। दैट इज लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। इतना इंपॉर्टेंस अगर है तो फिर परीक्षण क्या करना है, तो एग्जामिन क्या करना है? एग्जामिन करना है ये तो है, लेकिन क्या नहीं है। जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत अच्छे से रिसर्च करूं, बहुत अच्छे से पॉइंट बताऊं, पर अगर मैं एग्जामिन करता हूँ, खुद का इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, तो लगता है बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, और इसी वजह से मुझे रोज इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसे एमएसएमई को ही क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताएंगे, क्या क्या अचीवमेंट है वो भी बताएंगे। आइए देखते हैं कि करके। म्यूट रखिए खुद को, डिसिप्लिन में रहिए। देखिए मैंने जो आपको डेटा बताया, जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन, 45% एक्सपोर्ट में, 33% मैन्युफैक्चरिंग में। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ाने में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो कुछ भी मैं डेटा लेता हूँ हमेशा गवर्नमेंट के सोर्स से लेता हूँ, तो पीआईबी का डेटा है, कॉपी पेस्ट डेटा नहीं होता है मेरा, ठीक है। सरकार ने भी बताया है, जो सर्वे किया है, कि 2022-23 में 30% जीडीपी में, जीबीए में योगदान था इसका, और 45% एक्सपोर्ट में। अब देखिए जो पहला पिलर था, पहला जो डायमेंशन था, पहला डायमेंशन क्या था मित्र? मैंने बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, लेकिन ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो छोटा करूंगा तो दिखेगा नहीं आपको। देख लीजिए, मैं जब अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो हिंदी में बताता हूँ, उसका तनाव मत लीजिए आप, ठीक है। सोचा आपको पीडीएफ भी दे देंगे, बच्चे परेशान करते रहते। तो एमएसएमई का इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूशन है भाई? 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कर रहा है, वो एक बात है। इसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट और एम्प्लॉयमेंट इस तरह से निकलता है कि एमएसएमई सेक्टर अकेले टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री में, कपड़े के क्षेत्र में 2% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। आप पानीपत में जाएंगे, आप अहमदाबाद में जाएंगे, आप देखेंगे लाखों की संख्या में लोग रोजगार पा रहे हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो एक्सपोर्ट सिर्फ वैसा नहीं जो बड़ी इंडस्ट्रीज, स्केल ऑफ इकोनॉमी जिनका है, वो वाला प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाई मासेस हो रहा है, यानी कि 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाने में एमएसएमई ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव की बजाय ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, इकोनॉमी में ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर रही है, और इसलिए इसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स। अब कौसाम्बी का अगर आप मैट लें, अगर आप चटाई, क्या बोलते हैं मैट को, उसको कालीन लें, दरी लें, तो वो आपको अमेरिका के मार्केट में नहीं मिलेगा, वो आपको महाराष्ट्र के मार्केट में नहीं मिलेगा, वो कौसाम्बी में ही मिलेगा, वो उसी एरिया में मिलेगा। तो ये कस्टमाइज जो प्रोडक्ट हैं, जो फाइन प्रोडक्ट्स हैं, जिनको ओडीओपीओ में भी डाला जा रहा है, ये एक्सपोर्ट की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय कला, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कौशल, इनके आधार पर बनाए गए हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से रिफाइन होता रहा है। इसकी वजह से इनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यूरोप और यूएसए में। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, जिसको स्पेशली मैंने हाईलाइट कर दिया है, GS6 में आप यूज कर सकते हैं, रीजनल और रूरल डेवलपमेंट। आप सेमीकंडक्टर का पार्क लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पार्क लगाएंगे, फॉक्सकॉन को आप इनवाइट करेंगे ताइवान से, कोरिया से,
तो 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट देगा 2,000 लोगों को एट द मैक्स। जबकि वो लगाएगा फैक्ट्री कहाँ? मुंबई में, अहमदाबाद में। एमएसएमई अगर आप लगाएंगे तो आपके पूर्वांचल के बस्ती में भी लगा सकता है कोई एक पॉटरी की फैक्ट्री, खुर्जा में भी लगा सकता है, बनारस में भी हैंडलूम खोल सकता है, असम में भी खोल सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि सर्विंग द अनसर्व्ड, जो रीजनल डिस्पैरिटी है भारत में, जो क्षेत्रीय असमानता है कि एक क्षेत्र का विकास, बॉम्बे का बहुत विकास हो गया लेकिन विदर्भ का विकास नहीं हुआ महाराष्ट्र में, नोएडा का बहुत विकास हो गया लेकिन गोंडा का विकास नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय असमानता को कम करेगा। प्लस इस देश का लगभग 65% पॉपुलेशन गांव में बसता है, तो रूरल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर गांव, स्मार्ट विलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, संवैधानिक मोरलिटी भी है, उसको भी पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। और इसके लिए एक टर्म यूज किया है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो लिख के आना साफ साफ, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण। क्योंकि आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण हुआ है भारत में, इंडिया में, पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, इंडस्ट्रियल जोन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाई। इसके लिए गांव के लोग माइग्रेट करके शहरों में आते हैं, और डेटा बताता है कि 36% लोग शहरों में जो रहते हो माइग्रेंट्स। ये माइग्रेशन रुके, पुल फैक्टर बंद हो, पुश फैक्टर बंद हो, इसके लिए गांव में भी इंडस्ट्री लेके जाने की जरूरत है, और वो एमएसएमई ही कर पाएगी, फॉक्सकॉन और सेमीकंडक्टर नहीं कर पाएगा। अगला, सप्लाई चेन को इंप्रूव करता है। आपको अंदाजा भी होगा, मैंने कई बार लेक्चर में बोला भी है, जब GS3 को पढ़ा रहा था भगीरथ में, पढ़ाता था क्या, वही पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बताया था कि भाई मारुति या होंडा की कोई फैक्ट्री है, तो होंडा की फैक्ट्री है, होंडा कार बनाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, बड़े बड़े मैक्रो लेवल पे काम करेगी, उसके इंजीनियर काम करेंगे, लेकिन अब होंडा छोटे छोटे पार्ट्स तो नहीं बनाएगी। तो क्या करेगी कि जो एमएसएमई की फैक्ट्रीज हैं, ये काम उनको दे देगी। और मैंने एक रिसर्च अभी पढ़ा कि भारत के एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, अच्छा बिजनेस है उसका, 1991 के पहले उसका भारत में एक हिसाब से हज़ारों करोड़ की कंपनी थी उस समय, 91 के पहले। जैसे ही उदारीकरण हुआ, जैसे ही लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, एमएनसीज आई, उस बेचारे की पूरा उद्योग जो था वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि वो कम्पीट ही नहीं कर पाया। इनक्यूबेट किया जा रहा था उसको, तो कम्पीट नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट था। उसको पता था बड़ी कंपनियां कार बनाने वाले आ तो गई, लेकिन इनको छोटे छोटे स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है। तो उसने क्या किया, उनको जो जरूरी सामान था जो वो खुद नहीं बना सकती थी, वो बनाना शुरू कर दिया, और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। आज भी उसका सैकड़ों करोड़ का बिजनेस है। उसे कहते हैं एंसिलरी एक्टिविटीज, एंसिलरी यूनिट्स, अनुषंगी इकाइयां। ठीक है, तो ये यहाँ भी एमएसएमई रोल निभा रही है। अगर एमएसएमई ये काम करना भी बंद कर दें तो 3 नुकसान, पहला डिले होगा, दूसरा कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और तीसरा उनकी एक्सपर्टीज नहीं है तो डिफेक्टेड माल पैदा होगा। गेटिंग द पॉइंट? अगला, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इसमें और सारे पॉइंट लिखे जा सकते थे, फिर कैसे होगा, 4-5 पॉइंट बहुत है मेरे हिसाब से, 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट लिखने से फिर फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी आपको एम्प्लॉयमेंट वाले डायमेंशन में भी आपको 4 पॉइंट लिखने, तो 8 पॉइंट किसी आंसर में लिखना मतलब बहुत आदर्श हो गया। फिर चैलेंजेस बताने, वे फॉरवर्ड बताने, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो एम्प्लॉयमेंट वाला दूसरा डायमेंशन, पहला डायमेंशन क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला, दूसरा डायमेंशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि सरकार कह रही है 2024 में दिसंबर तक का डेटा है कि 5.72 करोड़ एमएसएमई मिल करके 24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं, और जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा है। और मैंने इसमें लिखा है कि सरकार खुद बता रही थी कि ये जो 24 करोड़ लोग हैं, मैंने कल डेटा दिखाया था आपको जब लेक्चर लिया था, कि भारत का 90% जो हिस्सा है उसमें कौन से लोग हैं, जो कक्षा 12 तक के एजुकेशन हासिल करके और एम्प्लॉयमेंट में, वो अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं। हायर स्किल्ड, हाईली स्किल्ड लोग, सुपर स्किल्ड लोग भारत में सिर्फ 2%, और सब मिला करके पकड़ भी लिया जाए तो 4-5% लोग। और ये मैं नहीं करूँ, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कल कह रहा था। तो उनको तो यहाँ पे नौकरी मिले, सॉरी, जो अनस्किल्ड लोग हैं 90%, इनको तो यहाँ पे फॉक्सकॉन की कंपनी में नौकरी मिलेगी नहीं, टीसीएस में नौकरी मिलेगी नहीं, तो उनको नौकरी कौन देगा? उनको नौकरी देगा एमएसएमई। तो एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को यहाँ पे मिल रहा है जो कौन है, लोग कुशल हैं,
या अर्धकुशल हैं या अकुशल हैं, सभी प्रकार के श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है अब। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें हैंडलूम इंडस्ट्री है, पावरलूम इंडस्ट्री है, जहाँ पे इन सभी प्रकार के लोग एकोमोडेटेड हैं। जो थोड़ा पढ़ लिख गया वो जो प्रोडक्शन का काम है उस पर क्वालिटी कंट्रोल को देख रहा है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, ITI कर लिया। जो उससे कम पढ़ा लिखा है वो देख रहा है डिफेक्ट तो नहीं है, जो उससे कम पढ़ा लिखा है वो पता लगता है कि धागा लगा रहा है। तो सबको रोजगार मिल रहा है। और मैं खुद पानीपत की फैक्ट्रियों में गया हूँ, देखा हूँ, एक्चुअली बहुत एम्प्लॉयमेंट है। विमेन और यूथ को बहुत मौका मिल रहा है इसकी वजह से। कैसे? कोई फैक्ट्री है जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है लेकिन बहुत हाई स्किल्ड है, कंसंट्रेटेड है बेंगलुरु में। तो गांव की सुनीता या विनीता तो वहाँ पे चल के जाएगी नहीं बेंगलुरु में काम करने के लिए, वो तो बस्ती में किसी इलाके में होगा, फैक्ट्री वहाँ जाकर के काम कर सकती है, वो भी घर से बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। इकोनॉमी का डिसेंट्रलाइजेशन जब होगा MSME की वजह से, उसके गाँव में ही फैक्ट्री आएगी, बस्ती में ही आएगी, तो सोचेगी चलो ठीक है 4 घंटे एक शिफ्ट में काम कर लेती हूँ। तो इसलिए विमेन को भी इकोनॉमिक तौर पे एम्पावर कर रही है, स्वावलंबन प्रदान कर रही है। और यूथ को भी छोटे छोटे स्टार्टअप, चूंकि वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं, फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उनको भी इसमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी चलो इसमें काम करते हैं। और सरकार उसके लिए मुद्रा लोन वगैरह भी दे रही है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, अपार हैं। इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि सरकार ने कम से कम 15 से ज़्यादा प्रयास किए। तो मैंने सोचा है कि चैलेंजेस बताऊं इससे पहले मैं सरकार के प्रयास बता दूं। क्यों प्रयास बता दूं? अगर मैं सरकार के एफर्ट बता दूंगा आपको तो चैलेंजेस वहीं से निकल आएगा। तो सोचा है कि चैलेंजेस अलग से न पढ़ा करके मैं आपको सरकार के जो एफर्ट है वही बताऊं। ये बीमारी ही सरकार ये इलाज कर रही है, ये बीमारी है ये इलाज कर रही है। हालांकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस के 3-4 शानदार आर्टिकल मुझे मिले जब वो बता रहा है कि प्रॉब्लम अब भी बचा हुआ है, सरकार ने बहुत कोशिश की। उसके बाद पहला प्रॉब्लम उसने बताया कि भाई हर साल या अब तक टोटल अगर पकड़ लिया जाए तो MSME सेक्टर को $400 बिलियन की ज़रूरत है, तब MSME सेक्टर का ओवरहॉलिंग हो पाएगा। टेक्नोलॉजी के लेवल पे, फिनांस के लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, एक्सपोर्ट के लेवल पे, मार्केटिंग के लेवल पे, ब्रांडिंग के लेवल पे। लेकिन वो पैसा मिल नहीं पा रहा है, इनको लोन ही नहीं मिल पा रहा है बेचारों को। दूसरा प्रॉब्लम है टाइम पे उनको पैसे नहीं मिलते। अब जैसे मैंने कहा कि एंसिलरी एक्टिविटीज़ है, मारुति सुजुकी ने फैक्ट्री में कार बनाई, कार के लिए पुर्जे जो मंगाए, वो छोटी सी कंपनी है तुम्हारी, मान लो आकाश, तुमसे मंगाया उसने। अब तुमसे मंगाया उसने, कहा ठीक है जब हमारी कार बिक जाएगी, सेल होगा तो हम तुमको पैसा देंगे। तो मारुति के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन ये MSME खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि आगे अपने बंदों को, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे पाएगी, कच्चा माल नहीं मंगा पाएगी, तो काम कैसे करेगी? तो टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला इसका, कहा चलो हम लाते हैं ट्रेडेक्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्या होता है ट्रेडेक्स, बताऊंगा आगे। टेक्नोलॉजिकल गैप्स, अब भी आप जाओ जाके पानीपत में देखोगे जो कपड़ा फैक्ट्रीज हैं, पुरानी मशीनें, 20 साल पुरानी मशीनें, वो कैसे compete करेंगी US पोलो जहाँ पे कपड़े बनते हैं उससे, रेयर रेबिट के जहाँ से कपड़े बनते हैं उनसे? उतने फाइन प्रोडक्ट बन ही के नहीं आते हैं। मोदी जी का एक नारा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मतलब एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट है, एनवायरनमेंट पे फुटप्रिंट कम से कम पड़े। जीरो डिफेक्ट मतलब इतनी फाइन क्वालिटी का हो कि उसमें कोई गड़बड़ी ही ना हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तब हो पाएगा, एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी का तब बन पाएगा जब आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी मशीनें, आपकी डिजाइन, आपकी डाइंग, आपकी फिनिशिंग, आपके टेलर भी। कुछ सस्ते कपड़ों को या भारतीय ब्रांड के कपड़ों को मैं देखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आप देखोगे उनको पहन करके, बोलोगे भैया शर्ट दे दो 40 नंबर का, आप 40 लोगे। वहीं अगर विदेशी ब्रांड आपको मिलेंगे, उनकी फिटिंग बड़ी अच्छी रहेगी, सब यहाँ पे शोल्डर पे आ जाएगा, उनको आप पहन के देखोगे तो कहीं आधा यहाँ पे जाएगा, कहीं आधा यहाँ पे जाएगा। या मान लो वो कोई टूल बना रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, एपर्टस बना रहे हैं, तो उसमें भी डिफेक्ट है। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग, उसकी पैकेजिंग बकवास है, देखने में ही सुंदर नहीं लगता है। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और पता लगेगा कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100 रुपये लगाते हैं, तब जाके 1 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। यही बाहर की कंपनियां 100 रुपये में 4 यूनिट प्रोडक्शन कर ले रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी मशीनों का, थोड़े से स्किल्ड लेबर का यूज कर रही हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा है उनका, रिसर्च अच्छा कर रही हैं वो। रेगुलेटरी बर्डन, हालांकि सरकार ने कोशिश की, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से सरकार ने GST में ढील दिया, सरकार ने किस तरीके से कंप्लायंस बर्डन को कम करने। अच्छा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, अच्छा आर्टिकल था वो,
उसमें क्या लिखा था कि जो रेगुलेटरी बर्डन एमएसएमई के लिए कहा जा रहा है, हो क्या रहा है ना भाई, कि ये जो भारत की छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, उनको पता है मैं जैसे ही बड़ी होंगी, जैसे ही थोड़ा सा ग्रोथ होगा ना, वैसे ही हमें कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। सरकार हम पे नज़र रखनी शुरू कर दी, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने पड़ेंगे। तो कई बार वो जानबूझ करके भी खुद को छोटा दिखाती हैं, छोटी ही रहती, ताकि उन बर्डन से बची रह जाएं। तो सरकार को क्या चाहिए ना, कि बैलेंस बनाए, ट्विन बैलेंस। एक तो कम से कम रेगुलेशन करे ताकि ये ग्रो कर सकें, बड़ा हो सके, ऐसा ना हो कि उनको दिक्कत आए, इंस्पेक्टर राज आ जाए। दूसरा, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इनको प्रमोट करे और उनको बताए कि जो हम कंप्लाइंसेस के लिए आपसे कहते हैं, रेगुलेशन के लिए आपसे कहते हैं, वो आपके हित में है, आम जनता के हित में, एम्प्लॉयज़ के हित में, आपके प्रमोशन और एक्सपोर्ट के लिए हित में। तो सरकार को रेगुलेशन करना चाहिए, लेकिन इस लिहाज से ताकि उनको बर्डन कम से कम हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए सीधा पोर्ट तक पहुंच, एयरपोर्ट तक पहुंच, इलेक्ट्रिसिटी 24/7, ग्लोबल मार्केट में इनका प्रमोशन, ओडीयूपी जैसी स्कीम, ये सब होना चाहिए। एक बड़ी चैलेंज जो मैंने देखा, वो ये देखा, किधर गया, एक तरफ यूरोपियन मार्केट, भारतीय मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, दुनिया की गवर्नमेंट क्या कहती हैं, और दुनिया की गवर्नमेंट जब मैंने कहा, तो पूरी दुनिया में टोटल जो प्रोडक्शन हो रहे हैं ना, उनका बड़ा हिस्सा, लगभग 90% हिस्सा एमएसएमई के हिस्से में आता है, 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और 27 जून के आसपास है, 27 जून को ही यूनाइटेड नेशन एमएसएमई डे मनाता है। तो एमएसएमई का सिर्फ रोल भारत में नहीं, एमएसएमई का रोल पूरी दुनिया में, क्योंकि हर कोई $1 ट्रिलियन की कंपनी तो बन नहीं पाएगा। तो पूरी दुनिया का आग्रह ये है एमएसएमई से कि भाई तुम क्या करो ना, कि क्लाइमेट कमिटमेंट भी रखो, यानी तुम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करो, तुम अच्छे प्रैक्टिसेस यूज करो, अच्छी मशीनें यूज करो, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम से कम डेवलप हो, लो कार्बन वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि लो कार्बन वाली टेक्नोलॉजी है महंगी, लो कार्बन वाली टेक्नोलॉजी है नहीं भारत के पास, एशियन नेशन के पास, डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास। और अगर वो उसको अडॉप्ट भी कर लेती हैं तो उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो बिकेगा ही नहीं। तो क्लाइमेट कमिटमेंट, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और ग्रोथ, इसके बीच एमएसएमई झूल रहा है लगातार। और झूले ही क्यों ना, क्योंकि एमएसएमई संगठित ही नहीं है, एमएसएमई स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। एमएसएमई के पास पूरी दुनिया में क्रेडिट का एक्सेस नहीं है, पूरी दुनिया के साथ नो हाउ भी नहीं सीख पा रही है। क्यों? भारत में 90% के आसपास एमएसएमई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। कौन से सेक्टर में? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और इसकी वजह से पिछले 5 सालों में इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, पिछले 5 सालों में 72% एमएसएमई ऐसी हैं जिनका कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है। 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे तो उतना ही है। बहुत पॉइंट लिखे थे लेकिन समय कम पड़ गया तो और ज़्यादा नहीं लिख पाया मैं। ठीक है, अब ये तो चैलेंजेस बता दिया, अब यहाँ से भी चैलेंजेस निकालेंगे भी। गवर्नमेंट की क्या क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट लिए हैं, तो गवर्नमेंट के जो भी एमएसएमई में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है गवर्नमेंट ने, पीआईबी और सर्वे से मैंने उठा करके लिख दिया है। पहला कि भाई उसने कहा कि हमने एक उद्यम पोर्टल चलाया है और एमएसएमई को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए, औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया। 27 लाख या 24 लाख लोगों ने अब तक रजिस्टर कर लिया उस पर। और हम क्या करेंगे, उनका पीएम विश्वकर्मा वगैरह के माध्यम से जो छोटे छोटे एमएसएमई चला रहे हैं, अपने घर पे ही कोई उपकरण का एक छोटा सा कारखाना चला लिया, तेल का कारखाना चला लिया, उनका हम स्किल बढ़ाएंगे, उनका हम कौशल बढ़ाएंगे, क्योंकि कौशल की बहुत कमी है। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं एमएसएमई में। उनको हम थोड़ा सा उधार भी देंगे, लोन भी देंगे, कोलेटरल फ्री रखेंगे या इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, इंटरेस्ट में छूट देंगे। और हम उनको मार्केट तक उनका बिके माल, इसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के बाद, एमएसएमई जो अब तक मोस्टली इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, उसका फॉर्मलाइजेशन होगा। फॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? टैक्स नेट के दायरे में आएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ देना पड़ेगा, उसका जो ग्रोथ होगा, उसके मॉडल, उसके प्लान को सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि सरकार और उसको टेक्नोलॉजिकल और बाकी सपोर्ट दे सके। ये सब करेगी। सरकार ने कहा कि इनका जो ट्रेड है एमएसएमई का, वो ज़्यादा हो नहीं पाता है, मार्केट में ज़्यादा है, मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाते, विदेशी एक्सपोर्ट कम हो पाता है। तो एक
कार्यक्रम चलाया टीम का, एमएसएमई टीम। ये सब कैची वर्ड लिख के आना मित्रों, ऐसे लिखना। हिंदी भाषा वाले मित्र ध्यान दें, एमएसएमई टीम लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस इज ऐसे एक्रोनिम है ना, मतलब ये ऐसे फुल फॉर्म नहीं है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एमएसएमई टीम सरकार लेकर के आई। टीम मतलब ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। इसका हिंदी चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, अदरवाइज एमएसएमई टीम लिख देने का खाली, या हिंदी नहीं है तो ऐसे लिख देने का, ट्रेड एनेबलमेंट एंड, या एवं लिख देना मार्केटिंग। फिर सरकार ने दूसरा कार्यक्रम चलाया क्रिएट, जो अभी लेह में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, हो सकता है भारत के बाकी हिस्सों में भी इसको प्रमोट किया जाए। क्रिएट क्या है, ये सब कैची वर्ड अगर आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है, बजाय कि आप सिर्फ पैराग्राफ में गोबर करके आओ। क्रिएट का मतलब सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि रूरल एंटरप्राइज जो है, गांव में जो एंटरप्राइज है, गांव में जो एमएसएमई है, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। और ऐसा सरकार ने अभी लेह में चलाया। उसका फायदा क्या होगा, गांव में जो एंटरप्राइज होंगे, रूरल एंटरप्राइज होंगे, उनको जब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दोगे तो लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो सिंपल आप गोबर फेंक देते थे, उसका आप बायोगैस बना रहे हो, सरकार उसके लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रही है, तो वो भी तो एक एमएसएमई एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। कोई बिस्किट आप बना रहे हो, ज्वार बाजरा ले लिया आपने, आपने मिलेट ले लिया, उसको ठीक से पीसा, उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में, परसेंटेज में वैल्यू एडिशन किया, फूड प्रोसेसिंग किया, और आपने सुंदर बिस्किट बना दिया मिलेट का, जिसकी डिमांड अच्छी खासी है, मुझ जैसे लोगों का बड़ा प्रिय है। तो उससे लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि मिलेट का बिस्किट मैं खाता हूँ, वहीं सस्ते जो मिलेट के बिस्किट आते हैं, जो कहीं ना से ऐसे फालतू फैक्ट्री से बन के आए होंगे, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन पैकेजिंग इतनी गंदी कि देखने का मन नहीं करता है सुपरमार्केट में। लेकिन वहीं इंडिगो में जब मुझे उसने चाय के साथ में मिलेट वाला बिस्किट दिया, उसकी ब्रांडिंग, उसका डिब्बा इतना सुंदर था, मैंने सोचा डिब्बा घर लेके चलूँ क्या, इतना सुंदर डिब्बा। अंदर बिस्किट खा के देखा, वही मोरल से। तो कौन पूछने जाता है कि तुम में कितनी क्वालिटी है, तुम्हारी शक्ल देख के लोग दुनिया जज कर लेता है। दुनिया ऐसी ही है भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। तो उसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी तो बढ़ाना ही है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग तो बढ़ाना ही है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, और उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी बढ़ाना है। ये उद्देश्य है क्रिएट का भी लिख देना। तो क्रिएट हो गया, एमएसएमई टीम हो गया, ध्यान रखना है, नोट कर लो जो नोट करो, हालांकि आज तो मिल जाएगा कंटेंट आपको। और क्या अचीवमेंट और क्या प्रयास किए सरकार ने, ये जरूर लिख के आना, क्योंकि अभी हाल ही में शुरू किया श्री फंड, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, एमएसएमई की तरफ से। ये उनको जितना पैसा कम पड़ रहा होगा एमएसएमई को, उतना पैसा सरकार दे देगी, और उनको कहेगी फैक्ट्री चालू करो। और कुछ फैक्ट्रियां जो बंद हो गई होंगी, ट्रेडिशनल फैक्ट्री, मान लो दाल की प्रोसेसिंग का, तेल का कारखाना, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो बंद हो गए हैं, उसके लिए सरकार पैसा उनको देगी, ताकि उनका रीजनरेशन हो सके। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैम जेली का, उसका नाम दिया है स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये सब सरकार उनको मदद करेगी। एक और है जो चैंपियन स्कीम सरकार ने चलाया है, जो अक्सर जो है हर दूसरा आदमी, हर दूसरा स्टूडेंट एमएसएमई के क्वेश्चन में चिप के आता है। क्यों? ले दे करके कोचिंग वाले पीडीएफ में माल यहीं चिपकाते हैं, क्योंकि उनको यहीं पता होता है, सर्वे खोलने की उनको गरज तो है नहीं। वो स्फूर्ति, क्रिएट और क्या बताया मैंने आपको, स्फूर्ति, क्रिएट और एमएसएमई टीम तो लिखेंगे नहीं। तो चैंपियन हर कोई लिखता है, तो मैं चैंपियन नहीं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि बता देता हूँ, चैंपियन का उद्देश्य सरकार का क्या है कि जो भी एमएसएमईज हैं उनको मॉडर्नाइज करेगा। कैसे मॉडर्नाइज करेगा? मान लो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, उदाहरण वहीं से समझाते हैं, तो उसमें वेस्टेज कम से कम हो। वेस्टेज कैसे कम से कम होगा? क्योंकि भाई सिल्क का एक थान पूरा लिया आपने, आपका डिजाइन इतना सुंदर हो कि उसमें कम से कम वेस्ट हो। आपने हॉर्टिकल्चर से मान लो आपने जेली खरीदा, अंजीर खरीदा, तो उस अंजीर से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या आप लीची से कोई प्रोडक्ट, कोई जूस बना रहे हैं, कोई टॉफी कैंडी बना रहे हैं, उसमें कम से कम प्रोडक्ट का वेस्टेज हो। इसके लिए सरकार आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगी, उसको एनहांस करेगी। और फिर मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल कराएगी, ताकि आप नेशनल और ग्लोबल लेवल पे क्या कर सको, एक्सेलेंस कर सको, एक्सेल कर सको। तो चैंपियन जो पोर्टल है, कुल मिलाकर के एमएसएमई के कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कहते हैं क्षमता निर्माण। इसी चैंपियन पोर्टल पर सरकार ने एक और वो करके रखा है विंडो, जो है ग्रीवांस रिड्रेसल का।
क्या रखा है? ग्रीवांस, वो दिखाऊंगा आगे। ग्रीवांस रिडक्शन, एमएसएमई को कोई भी दिक्कत हो तो सरकार को सीधे बताएं और उस पर एक्शन होता है। 5% कमीशन कोई आईएएस ऑफिसर मांगे तो बता सकते हैं कि मांग रहे हैं, ठीक है, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। ये बात अलग है जिस ऑफिसर के पास पहुंचेगी वही 5% ले रहा होगा, ठीक है, तो पहुंचाएगा नहीं। अब चीफ मिनिस्टर सारे काम तो देख नहीं सकता, है ना। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसर्स को, डूब के मर जाना चाहिए। मतलब क्यों करना है भाई तुमको, मतलब समाज को लूटने का और ठेका लेकर रखा है, पूरी इकोनॉमी बर्बाद करने का। इन्वेस्ट यूपी, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा था, उसमें भी उसने रायता फैला दिया। समाज का अपराधी, राष्ट्र का अपराधी, अगर ये आरोप सच है तो ऐसे लोगों को भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा। इससे इकोसिस्टम खराब होता है, इससे इन्वेस्टमेंट के लिए हैरेसमेंट होता है इन्वेस्टर का, वो आना नहीं चाहते फिर। अच्छा ये सब चल रहा है। मोदी जी कहते थे ना, जब वो जयंती नटराजन एनवायरनमेंट मिनिस्टर थी यूपीए 2 के कार्यकाल में, कि नटराजन टैक्स लगता है, मतलब डिले करते हैं, फाइल पे फाइल दबा के रखते हैं, उनका कुछ अपना पर्सनल एजेंडा होता है। तो इसमें तो 5% यहाँ पर सीधा सीधा कमीशन खोरी। और सरकार क्या कर रही है? सरकार स्किलिंग के लिए, उनका और स्किल डेवलपमेंट हो पाए, एमएसएमई और अच्छा कर पाए, इसके लिए उसने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया है जिसका नाम दिया है रैंप स्कीम, ठीक है। और सरकार खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को भी इसमें साथ मिला रही है, तो उसका भी सपोर्ट ले रही है। तो ये सब सरकारी प्रयास हैं। इसमें 3-4 चीज़ें रखना याद: चैंपियन, स्फूर्ति, एमएसएमई टीम, क्रिएट। 3-4 चीज़ें लिख दोगे, धुआं धुआं हो जाएगा आंसर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जो चैलेंजेस थे वहीं वे फॉरवर्ड में बता दो। चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज था क्रेडिट नहीं मिल रहा है, $400 बिलियन हर साल चाहिए, क्रेडिट दो। दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी दो। तीसरा स्किल्ड लोग नहीं है, तो रैंप स्कीम जैसा कुछ करो जिससे स्किल डेवलपमेंट हासिल हो। चौथा मार्केट तक उनकी पहुंच नहीं है, ग्लोबल एक्सेलेंस नहीं हासिल कर पा रहे हैं, वो भी उनको सपोर्ट करो। पांचवा, फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया और राइट सेक्टर में नहीं, उसके लिए भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। छठा, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को उनको ट्रांजिशन में मदद करनी चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए सरकार एक काम कर सकती है, पेटेंट पूलिंग कर सकती है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल नहीं है, जर्मनी में ही अवेलेबल है, तो सरकार को उससे एक्वायर कर लेना चाहिए, पैसा पे कर देना चाहिए, एमएसएमई को बांट देना चाहिए, बाद में कुछ कुछ पैसे एमएसएमई से टैक्स के फॉर्म में लेना चाहिए, ताकि वो जो पेटेंट है, वो जो टेक्नोलॉजी, वो जो नो हाउ है, वो हमारी भी कंपनीज के पास हो, हमारे भी एमएसएमईज के पास हो। या सरकार खुद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, ऐसा कुछ कर सकती है कि अपैरल पार्क्स के लिए, अपैरल्स के लिए, कपड़ों के लिए एक रिसर्च यूनिट बना दिया, लेदर इंडस्ट्री के लिए एक रिसर्च यूनिट बना दिया। हालांकि पहले से चल रहे हैं रिसर्च यूनिट्स हैं लेदर के लिए, अपैरल्स के लिए, लेकिन वो रिसर्च इतना, मतलब आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि भाई पूरी दुनिया हम ही से लेदर खरीदती है, हम ही ढेर सारा लेदर का एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल लेदर का, और हम ही को उल्टे बेच देती है। तो वुडलैंड के जूते हम ही को चिपका रहे हो, इससे अच्छा है कि हम ही कुछ ऐसा रिसर्च कर लें कि हम ही शानदार जूता उनको चिपकाएं। तो उनको जूता हमें मारना चाहिए, बजाय कि हमें जूता उल्टा आ रहा है उनके। तो वो तब हो पाएगा जब ग्लोबल प्रैक्टिसेस को सीखेंगे, वहाँ से हम कुछ अच्छा करेंगे। अदरवाइज तो फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाले, एनआईएफटी वाले, पढ़ाई करने के बाद में फिर जा करके एमबीए कर लेते हैं और फिर कपड़े बेचते हैं। उनको करना था कपड़ा डिजाइन, लेकिन वो कपड़े बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो भारत में ये सिचुएशन है थोड़ा सा, क्योंकि रिसर्च हो नहीं रहा है। रिसर्च होगा भी कैसे? गेट करने के बाद लोग अपने घर का खर्चा चलाना शुरू कर देते हैं, जेआरएफ करने के बाद। तो 0.7% जीडीपी का जो हम खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ा करके 2% लेके आओ, ठीक है। इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थे, इन्होंने कहा कि एमएसएमई के ऊपर कंप्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा है, कम करो। सरकार से कहा कम करो। तो जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है, रेगुलेटरी जो बर्डन है एमएसएमईज के ऊपर, नियामक चुनौतियां जो हैं, नियामक बाधाएं जो हैं, उनको कम करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक सर्वे लिखने वाले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ अच्छे संबंध रखो। क्यों चाइना के साथ अच्छे संबंध रखो? क्योंकि स्किल से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, कैपिटल तक ये चाइना से हमें मिल रहा था। छोटी छोटी कंपनियों में, छोटे छोटे सेक्टर्स में हम चाइना से सीख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस है, चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसने दिखा दिया कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया कि लगभग 30% कंट्रीब्यूशन, 30% मार्केट शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में उसका, 30-35%।
चाइना का अमेरिका का 25% के नीचे आ गया। तो चाइना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने रीस्किलिंग अप स्किलिंग किया, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किए, डेवलपमेंट किए, क्रेडिट अवेलेबल करवाए। तो उसके बेस्ट प्रैक्टिस से भारत सीख सकता है, टाई अप करा सकता है, और ऐसा चल रहा था ठीक ठाक। तो वो कह रहे हैं चाइना के साथ अच्छे रिलेशन आप रख सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिखोगे? वही कंक्लूजन बोल बचन यार। एमएसएमई भारत में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के इंजन है, ग्रोथ इंजन। जीडीपी निर्यात, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, निर्यात औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर लाखों नौकरियां पैदा करते हैं, समावेशी विकास को समर्थन करते हैं। भारत को अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करनी है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य तक पहुंचना है तो एमएसएमई को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। एमएसएमई आर द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। बाय बूस्टिंग जीडीपी, एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, they create million of job and support inclusive development. Strengthening MSME is essential for India to achieve its vision of 5 trillion economy, कहीं यूज करने ना, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एमएसएमई में इससे बाहर कुछ पूछेगा और इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत। एमएसएमई में ज़्यादा क्या करना है? कुछ बचा एमएसएमई को लेकर के डाउट? कोई है बात? हाँ, बाकी कमेंट्री तो 2 घंटे की जा सकती है। कमेंट्री का क्या है? सर वो डेफिनेशन भी लिखना है कि इंट्रोडक्शन में जो एमएसएमई ब्रैकेट है सर वो नहीं बोल ही नहीं नहीं बेकार है। बिल्कुल नहीं। एमएसएमई के कैटेगराइजेशन को तो भूल ही जाओ, बकवास। वो हर दूसरे साल बदलता रहता है ना कि एमएसएमई में माइक्रो किसको कहोगे, स्मॉल किसको कहोगे, फिर उनके कैपिटल के आधार पे फिर उनके छोड़ दो, किसी काम का नहीं। अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्रिटिसाइज कर रहा था कि बड़ा लैक्यूने है उनके कैटेगराइजेशन को लेकर के। अब मुझसे क्या मतलब भाई? सवाल ये पढ़े वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाले, हम क्यों पढ़ेंगे उस? जी सर, थैंक यू। यस। और कोई मित्र, किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई सजेशन हो या आपके महान पॉइंट्स यू कैन शेयर। आज सिर्फ एक ही सवाल कराएंगे, ठीक है? लगभग 1 घंटा इसी में हो गया। आई कांट अफोर्ड मोर देन 1 आवर, तो मुझे 2 क्वेश्चन उसमें करने हैं। नहीं तो मोर देन 1 आवर करूँगा तो फिर बाकी मेरे पास इतने काम है, फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, ठीक है? तो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जिस दिन बहुत होलिस्टिक रिव्यू करेंगे, होलिस्टिक डिस्कशन करेंगे, इस 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते, ठीक? क्योंकि आपको कंटेंट भी देना है, नहीं तो पीडीएफ का पीडीएफ। और कोई सवाल? सर कोई कमिटी है क्या सर, इसको कोड कर सकते हैं कोई? कमेटी मतलब इकोनॉमिक सर्वे को कोड करो, कमेटी मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है। होगा तो कोड कर देना, ठीक है? लेकिन कमेटी कोड करना तो उनका रिकमेंडेशन कोड कर देना। रिकमेंडेशन क्या ही कोड करोगे, जितनी चीज़ें बताई है ना जरूरी है, यही से रिकमेंडेशन। नहीं भी पता होगा तो इसी में से चेप देना कि इस कमेटी के सुझावों को मानते हुए आप ये एडवांसमेंट ला सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कमेटी होगी तो ही। सर जैम पोर्टल लिखा है सर इसमें, मैंने जैम पोर्टल। हाँ होगा, मुझे लग रहा है कि भागीरथ के वे कंटेंट में इसमें यूके सिन्हा कमेटी है, डाल दें। लेकिन यूके सिन्हा कमेटी कितनी पुरानी हो गई यार? ज़्यादा पुरानी हो गई आई थिंक। कब आई थी? सर चैलेंजेस के जस्ट बाद उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं एक एक करके। वे फॉरवर्ड सबसे लास्ट में रखने का। कब आई थी यूके सिन्हा कमेटी? 2019 में आई थी। लिखना होगा, लिख देना। वे फॉरवर्ड सबसे लास्ट में रखना, समय कम है तो कंक्लूजन में ही वे फॉरवर्ड लिख देना, या गोला मार करके वे फॉरवर्ड 4 वे फॉरवर्ड, ठीक है? क्योंकि चैलेंजेस जब होंगे तो ही वे फॉरवर्ड होंगे, वे फॉरवर्ड के बाद चैलेंजेस नहीं होते। सर ये इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट में लिख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइंग द इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, या इस टाइप से कुछ। एमएसएमई में काहे को तुम उसके बेनिफिट, तुम एमएसएमई के बेनिफिट की बात कर रहे हो क्या? एमएसएमई के क्या बेनिफिट होंगे ताकि एग्रीकल्चर पे दबाव कम हो सके? आप ये कहना चाह रहे हो एग्रीकल्चर पे दबाव कम करना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम करना है फार्मर की, तो एमएसएमई में आना चाहिए उनको, ये कहना चाह रहे हो? जी हाँ, लेकिन जी सर, जी सर। एमएसएमई के महत्व पे सवाल थोड़ी है। एमएसएमई का इंपॉर्टेंस तो इंट्रो तक लिमिट कर दो, और इंट्रो में 3 डेटा जो दे दिया वही धमाकेदार डेटा है। आपके सिंपल सीधा लाइन से कुछ प्रभाव खास पड़ेगा नहीं। जीडीपी में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 33%, एक्सपोर्ट में 45%, रोजगार में 24 करोड़, इससे बड़ा डेटा है क्या? प्रायोरिटाइज करो मित्र पॉइंट। इंपॉर्टेंस जब पूछेगा तो फिर वहां कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। और इंपॉर्टेंस में पहले ही कह दिया एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी, उसने दे दिया है आपको रास्ता कि इस रास्ते से होके जाओ। और किसी का कोई पॉइंट है? एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? सर एक सजेशन चाहिए कि 15 मिनट पहले क्वेश्चन दे दीजिए 2, हम उसको करके बैठेंगे, आप आंसर डिस्कस कर लें। बट नुकसान उसका ये है, मुझे तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो मेरा समय बचेगा 15 मिनट। उसका नुकसान क्या है ना
लोग लिखते नहीं भाई, लोग मतलब यहाँ करके तो थोड़ा सा उनको लगता है चलो मास्टर बैठा हुआ है, थोड़ा उसके सम्मान में या उसकी पीड़ा में रिक्वेस्ट कर रहा है तो लिख लेते हैं। नहीं लिखने वाले तो रियल टाइम में भी नहीं मोस्ट ऑफ द लिखेंगे, डेटा क्या? वैशाली जो भी डेटा मैंने दिया है वो चिपका दिया है पीआईबी, और जहाँ पीआईबी नहीं हो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जनरली जो उसका ग्राफ वगैरह होता है वो चिपकाना ठीक है, अदरवाइज तो उसके पीडीएफ उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको सर जैसे हाँ बोलो। जैसे इस क्वेश्चन में सर एक पॉइंट उठाया आपने, उसमें चलते गए, फिर उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से क्या। सर तो ऐसे समझाने के लिए तो पैराग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट वाइज तो आपने मैंने समझा पॉइंट नहीं वाइज लिख दिया ना भैया, लिखा। अरे मुझे समझाने के लिए ये टीचिंग स्टाइल है ना कि आप उसको लिंक करते जाओ ताकि लोग बोर ना हो। अदरवाइज तो मास्टर लोग पढ़ाएंगे, एक लाइन पढ़ देंगे, फिर अच्छा तो बूस्टिंग इकोनॉमी तो बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, उस तरीके से वो बोरिंग हो जाएगा। अदरवाइज तो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, आपको कंटेंट में तो पॉइंट लिखा हुआ है ना। ये तो पढ़ाने का तरीका है ना कि लिंक कर रहे हैं बार बार, नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक। यस हाँ, लेकिन अब विजय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि 20 क्वेश्चन है, 20 में से तो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक क्वेश्चन में विकसित भारत, 2 क्वेश्चन में यूज कर लेना इकोनॉमी के, फिर बाकी में कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहीं एसडीजी गोल, या कहीं पे आप किसी कमिटी को आप कोट कर सकते हो, या फिर कहीं पे किसी वर्ल्ड बैंक के किसी कोट को कोट कर सकते हो। अदरवाइज कहीं पे थोड़े फिलोसॉफिकल हो सकते हो, डेटा डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। रिपीट मत करना, रेपिटेशन से मुझे बहुत चिढ़ होती है, तो एग्जामिनर को भी होती ही होगी। ठीक है भैया, फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई सजेशन है? अंकित GS1 के लेक्चर्स जितने हो गए थे, अभी टेस्ट हुआ, इवेल्युएशन चल रहा है ना, शुभम सर कर रहे हैं इवेल्युएशन, अभी चल रहा होगा आज, आई थिंक इवेल्युएशन चल रहा है ना। सुना है बड़ा अच्छा इवेल्युएशन कर रहे हैं, बड़ी तारीफ हो रही है उनकी। इसमें से किसी ने इवेल्युएट करवाया शुभम सर से कॉपी? कैसा है अनुभव, बता सकते हो 1 लाइन में, 2 लाइन में? आवाज नहीं आ रही। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और सर ने डायमेंशन के साथ साथ उसको जो अपना स्ट्रक्चर है आंसर का, उसको भी चेंज करने के लिए बोला है कि एक ही आंसर में आप मतलब एक ही तरीके से पूरा आंसर ना लिखें, थोड़ा सा डाइवर्स करें उसको। डाइवर्स तो अच्छा ही होता है हर चीज में। अरे है ना ग्रुप में, उसमें डालो ना। अरे डाटा कैसे नहीं याद होते हैं, मुझे डेटा अगर याद है तो तुम्हें भी होगा, क्योंकि मैंने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाना है तो पढ़ता हूँ, फिर कुछ भी करना होता है तो पढ़ता हूँ। और डेटा, सारे डेटा थोड़े याद करने भाई, 3 डेटा है इंट्रो के लिए, 30%, 33%, 45%, बाकी कहीं डेटा है ही नहीं। बाकी हर जगह तो MSME टीम है, क्रिएट है, इस तरीके से है, चैंपियंस है, तो वो तो आपको याद ही रहेगा। 2-3 बार देख लो, बहुत लेक्चर देख लिया, अगली बार एक बार फिर से 1.5 में देख लेना, उसके बाद एक बार कंटेंट देख लेना, बहुत, इससे ज़्यादा क्या करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले तो डेटा याद होता है, क्वेश्चन देखने के बाद नहीं याद होता। अच्छा कोई बात नहीं, 2 बार देख लिया करो क्वेश्चन, 3 बार आदत डालो, जब क्वेश्चन आए तो दिमाग में फट 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 पॉइंट आना शुरू हो जाए। रिस्पॉन्स टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बातों को सीरियस लोग नहीं लेते। रिस्पॉन्स टाइम, जैसे मैं बैडमिंटन खेलने गया आज, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ बहुत दिन हो गए खेले हुए, तो अब मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो शटल को जब तक लाता हूँ, शटल को के पीछे आता है रैकेट, तब तक शटल चला जाता है, गिर जाता है। क्यों? रिस्पॉन्स टाइम मेरा बहुत देर हो रहा है, अब मतलब काफ़ी समय हो गया। तो मैंने पूछा साथी खिलाड़ी से कि भाई क्या हो रहा है, तो उसने कहा सर अभी 1 हफ्ते खेलिए, उसके बाद में फिर रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा, तो आप आ पाएंगे उसके पीछे। तो सब कुछ है प्रैक्टिस, आप जितना तेज ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पॉइंट बड़ी तेज़ी के साथ जनरेट होंगे। बहुत सामान्य मानव स्वभाव, ऐसे हमारी मसल मेमोरी होती है, ऐसे हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, हमारे रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, ऐसा है, करो प्रैक्टिस। थैंक यू सर, ऐसा ही होता होगा, काफी दिन हो गया। चलो भैया, शुभ रात्रि, सब खैर।